सस्टेनेबल वर्ड यहाँ पे इसलिए लगाया है क्योंकि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट को लेके पहले भी बहुत तरह के मैनेजमेंट प्रोग्राम्स हुए हैं, लेकिन वो सस्टेन नहीं करते हैं। वो एंड में जाके कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, जो चीजें हम पहले से पता नहीं लगा पाते हैं। पहले हमको लगता था कि प्लास्टिक बहुत ही कन्वीनियंट चीज है, जिससे कि हम कैरी बैग, ट्रांसपोर्टेशन और किसी भी फूड या फिर मेडिसिन का जो शेल्फ लाइफ है वो बढ़ाने के लिए बहुत ही कारगर साबित होता है। लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे जब रिसर्च बढ़ता गया तो पता चला कि प्लास्टिक से हमें बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट भी होते हैं हमारे हेल्थ पे। तो आज हम ये जो कंटेंट है, ये है प्रेजेंटेशन का, आज हम इन सब बातों पे चर्चा करने वाले हैं कि प्लास्टिक क्या है, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, इसका इम्पैक्ट हमारे हेल्थ और हमारे एनवायरनमेंट पे क्या पड़ रहा है। फिर हमें प्लास्टिक, क्योंकि छवि हमें रिसाइकिल करना है हमें प्लास्टिक, तो हमें प्लास्टिक की पहचान होनी चाहिए। हर तरह का प्लास्टिक एक जैसा नहीं होता, और अगर हमें आइडेंटिफाई कर लिया तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं। और अंत में हम ये देखेंगे कि इंडिया में और हमारे पास की कंट्रीज में किस तरह के प्रैक्टिसेस हो रहे हैं प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट को लेके और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेके इन जनरल। तो ये प्लास्टिक आखिर में है क्या? प्लास्टिक एक ऐसा टर्म है जिससे जिसको हम एड्रेस करते हैं कि जो सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक मटेरियल है प्लास्टिक का। छवि 1 मिनट आ तो तो वो जो प्लास्टिक है हमें हमारी लाइफ बहुत इजी करता है कि बहुत सारी चीजें हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हमें पैकेजिंग में बहुत 1 मिनट आसानी होती है, ट्रांसपोर्टेशन बहुत इजी जल्दी होता है, सेफली हम लिक्विड को लाने ले जाने का काम करते हैं। पहले इसी ट्रांसपोर्टेशन के चलते हमें बहुत दिक्कत होती थी। अब फूड स्टोरेज से लेके ट्रांसपोर्टेशन तक हर चीज में बहुत ही अच्छा हमें असिस्ट करता है प्लास्टिक। लेकिन हमारा प्लास्टिक का फुटप्रिंट आप देखेंगे, हम 5 ट्रिलियन से भी ज्यादा प्लास्टिक हमारे ओशंस में है। सिर्फ 6% ही प्लास्टिक हमारा रिसाइकल हो पाता है, और 2 मिलियन टन से भी ज्यादा प्लास्टिक जो है वो सिर्फ 6 ग्लोबल फर्म्स बेचते हैं। और ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स आप देख पा रहे हैं लेफ्ट साइड ऑफ द स्क्रीन। लेकिन इसका एक जो कहते हैं कि हम प्लास्टिक ने हमारी लाइफ बहुत आसान भी की है, लेकिन फिर बहुत बाद में जब रिसर्च एडवांस हुआ पता चला कि इसने बहुत ज्यादा हमें हार्मफुल इफेक्ट भी हमारे हेल्थ पे हुआ है। तो ये जो है एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखिए कि प्लास्टिक का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ही लो है, लाइट वेट है, और क्योंकि इसकी लाइफ बहुत ज्यादा है, नॉन कोरोसिव है। पहले कांच या फिर मेटल का इस्तेमाल करते थे तो वो इतना शेल्फ लाइफ उसका होता नहीं था। लॉन्ग लाइफ स्पैन है इसका, ट्रांसपोर्टेशन में इजी है क्योंकि हल्का है, बहुत इजीली बन जाता है, अफोर्डेबल भी है, और इसको रिसाइकिल करने के बहुत तरीके हैं लेकिन रिसाइकिल होता नहीं है। और डिसएडवांटेज देखिए कि डिकम्पोज होने में 400 से 1000 साल तक भी लगते हैं, और हर तरह का पोल्यूशन ये करता है, एयर, वाटर, लैंड पोल्यूशन। फिर इसको जो प्रोड्यूस करते हैं वो हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज से करते हैं, जैसे पेट्रोलियम। वो एक बहुत इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है प्लास्टिक को प्रोड्यूस करने के लिए। द रिसाइकलिंग जो है, कुछ कुछ प्लास्टिक बहुत इजीली रिसाइकल हो जाते हैं अगर उनको ठीक कंडीशन में रखा गया है, लेकिन कुछ प्लास्टिक है कि बहुत एक्सपेंसिव होता है, उसमें एनर्जी भी बहुत लगती है। और एक सबसे बड़ा कारण ये है हमारे पोल्यूशन का कि उसका इम्प्रॉपर डिस्पोजल होता है। लैंडफिल जो है, एक शहर के एक कोने में उसको एक पहाड़ बना दिया जाता है, लैंडफिल कहते हैं उसे। देन उसको जलाया जाता है, कभी कभी वाटर बॉडीज में डाल देते हैं। लेकिन जो चीजें हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, मतलब ऐसा नहीं है कि प्लास्टिक एकदम इविल है, हम हमें इसको बैन कर देना चाहिए, बात ये नहीं है। बात ये तो ये आप देखिए, पिराना लैंडफिल अहमदाबाद में, इसकी हाइट 200 मीटर है। इसको प्लास्टिक का माउंट एवरेस्ट भी कहते हैं।
तो ये जो आप धुआँ देख रहे हैं, ये इसको जलाया नहीं गया है। इसको इसके अंदर से जो गैस निकलती है, उससे उसमें अपने आप ही आग लग जाती है। यहाँ पे जो रैग पिकर्स हैं, रैग पिकर्स उसमें काम करते-करते कभी लैंडस्लाइड जैसा भी हो जाता है, भूस्खलन हो जाता है, तो वो दब के भी मर जाते हैं इसमें। और क्योंकि जो रैग पिकर हैं, वो ठीक पीपी, ग्लव्स और गम बूट्स नहीं पहनते हैं, तो उसकी वजह से उनको चोट लगती है, इन्फेक्शन होता है और भी बहुत सारे उनको अस्थमा जैसे रेस्पिरेटरी डिज़ीज़, इस तरह की चीज़ें भी उनको झेलनी पड़ती है। और ये है द ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच। इसका जो लेंथ है वो 200 मील तक है। इसमें अगर मैं कहूँ कि दिल्ली जैसा शहर बस सकता है तो श्योरली इतनी लेंथ में तो बस ही जाएगा एक शहर। तो ये जो है ऐसा नहीं है कि एक जगह पे जाके गार्बेज को डंप किया जाता है। क्या होता है यहाँ पे कि आप कहीं भी ओशन में कहीं पे भी गार्बेज डंप करिए, उसके जो करंट्स होते हैं, ओशन करंट्स, वो एक जगह में सारे कचरे को ले जाते हैं। तो आप ये जो देख रहे हैं, ये 200 मील का बड़ा पैच है पैसिफिक ओशन में। और यहाँ पे और ये जो है सिर्फ़ 6 से 7% प्लास्टिक ऐसे हैं जो कि फ्लोट करते हैं। बाकी सब ओशन के फ्लोर में जो है वो सिंक हो जाते हैं। तो ये जो है ये भी बहुत कम है। 200 मील का हम पैच देख रहे हैं, लेकिन अगर ओशन के फ्लोर में देखें तो बहुत ज़्यादा प्लास्टिक मिलेगा। और अभी तो ये भी कहा जाता है कि ओशन में जितनी मछलियाँ नहीं है, उससे ज़्यादा प्लास्टिक मिलेगा आपको। और ये जो उसका है कितना टाइम लगता है डिकम्पोज़ होने में। एक फ़ोम प्लास्टिक कप जो है 50 साल लगता है, प्लास्टिक स्ट्रॉ जो है 200 साल लगते हैं उसको डिकम्पोज़ होने में, प्लास्टिक बैग को 10 से 20 साल लगते हैं, प्लास्टिक बॉटल्स को 450 साल लगते हैं। तो आप जो वो ₹20 का एक बॉटल खरीदते हैं, पानी पी के आप फेंक देते हैं, तो सोचिए कि वो कचरा कहाँ जाता है 450 साल तक, जब तक मतलब आपका नाम भी भूल चुके होंगे अर्थ के सरफेस से, तब तक वो प्लास्टिक का बॉटल रहेगा। तो जो प्रॉब्लम है ये नहीं है कि प्लास्टिक एक मटेरियल प्रॉब्लम नहीं है, वो जो हम जिस तरह से मिसयूज़ और मिसमैनेजमेंट करते हैं, वो है हमारी प्रॉब्लम। तो उससे आपको पता ही होगा कि एयर पॉल्यूशन होता है, उससे आपको रेस्पिरेटरी डिज़ीज़ होता है, कार्डियोवास्कुलर इलनेस होता है, कैंसर का रिस्क होता है, स्किन इरिटेशन होती है और ये पॉल्यूशन हर तरह का होता है, एयर, वाटर, सॉइल कंटामिनेशन हर तरह से आपको अफ़ेक्ट करता है। और एनवायरनमेंट को भी अफ़ेक्ट करता है क्योंकि जिस तरह के जो प्लास्टिक है वो ऐसा नहीं है कि अगर आप पानी में या फिर लैंड में आप डाल देते हो तो वो इंटैक्ट रहेगा। वो धीरे-धीरे जिस तरह से डिकम्पोज़ होता है, तो जैसे आपने पानी में डाल दिया प्लास्टिक, तो वो जो थोड़ा-थोड़ा करके डिकम्पोज़ होगा 10 साल में, 20 साल में, वो वहाँ का जो जो algae होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं, वो उसको इंजेस्ट करते हैं। तो उसको फिर पौधे या फिर मछलियाँ वो इंजेस्ट करती है। फिर वहाँ से जो है वो फूड चेन में ऊपर तक जाता है। तब तक जब तक कि ह्यूमन्स उसको नहीं खाते हैं। तो जो भी खाना हमारा होता है, उसमें कुछ-कुछ माइक्रो प्लास्टिक एकदम नैनो पार्टिकल्स के रूप में रहता है। और जो हमारे लैंडफिल्स होते हैं, आपने सिटीज़ के बाहर देखा होगा कहीं पे एक बड़ा-सा कचरे का पहाड़ होता होगा जहाँ पे पूरे शहर का कचरा वहाँ पे जाता है। तो वो ऐसा नहीं कि वो सिर्फ़ वहाँ पे रहता है, ठीक है, वो वहाँ पे कभी आग लग जाती है, एयर पॉल्यूशन होता है, लेकिन उससे जो केमिकल लीच निकलता है, वो ग्राउंड वाटर को भी पॉल्यूट करता है और ग्राउंड वाटर पॉल्यूट होता है तो आप जानते हैं कि हर किसी की तबीयत खराब होगी उससे। और क्योंकि जो प्लास्टिक है उसको जलाया भी बहुत जगह पे जाता है तो वहाँ से ग्रीन हाउस गैस एमिशन होता है जिससे कि क्लाइमेट चेंज में भी क्लाइमेट चेंज के वजह से का भी कॉज़ है वो। और जो प्लास्टिक नैनो पार्टिकल्स है वो जो एक स्टडी हुई थी अम, बहुत सारे देशों में बहुत सारे प्रांतों में जो है टेस्ट किया गया था टैप वाटर को जो आपके घर में आता है, उसको टेस्ट किया गया था। हर अराउंड 80% पानी के
जो सैंपल्स हैं वहाँ पे नैनो पार्टिकल्स प्लास्टिक के मिले थे। तो ये नहीं कह सकते आप कि ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है, प्लास्टिक का जो पहाड़ है वो हमारे घर से बहुत दूर है या कुछ है, या फिर हम प्लास्टिक यूज़ नहीं करते हैं तो हम अफ़ेक्ट नहीं होंगे। हम अफ़ेक्ट होंगे अगर दूसरा आदमी भी प्लास्टिक यूज़ करता है, सिर्फ़ हमें ही नहीं हमारी कम्युनिटी को भी समझाना है कि प्लास्टिक कितना हार्मफुल है। तो हम इसके बारे में कर क्या सकते हैं? हम एक जो हमें सिखाया गया है 3 फंडामेंटल्स हैं, रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकिल। इससे पहले भी एक पार्ट है जिसको कहते हैं रिफ्यूज़। मतलब पहले तो हमें मना करना चाहिए कि अगर कोई प्लास्टिक की थैली में कुछ कैरी बैग ऐसा कुछ है वो मना करना चाहिए। हमें जो पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर है या फिर जूस बॉटल्स है, सॉफ्ट ड्रिंक्स है, वो मना करना चाहिए हमें, मतलब हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा है और एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? पहले तो रिफ्यूज़ में मैंने आपको बताया कि हम जितने ज़्यादा पैकेज्ड फूड मटेरियल को हम मना करेंगे कंज़्यूम करने से, उतना ही अच्छा है हमारे हेल्थ की के लिए भी और हमारे एनवायरनमेंट के लिए। तो हमें रिड्यूस करना है एक तो, कि हम जैसे कुछ चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, कुछ हम उसको छोड़ के हम काम ही नहीं कर सकते। जैसे कभी मार्केट गए तो एक कैरी बैग चाहिए। तो मैं चाहूँगी कि आप सब अपने बैग में, अपनी गाड़ी में एक रीयूजेबल कैरी बैग रखें, प्रेफ़रेबली अ, होना चाहिए कपड़े का, क्योंकि आजकल बहुत ही ज़्यादा वो नकली कपड़े वाले बैग मिलते हैं, उसको वोवन प्लास्टिक कहते हैं। तो उसको कहा जाता है कि वो बायोडिग्रेडेबल है, लेकिन वो होता नहीं है। आप देखेंगे बहुत दुकानों में एकदम कपड़े जैसा फैब्रिक होगा, लेकिन वो वोवन प्लास्टिक कहा जाता है उसको। दूसरी चीज़ ये है कि आप प्लास्टिक स्ट्रॉज़ का इस्तेमाल कम करें। स्ट्रॉ अगर आपको लगता है कि कहीं कभी भी आपको कहीं पे बाहर जाते हैं तो अ, चम्मच और काँटे का चम्मच या फिर स्ट्रॉ की ज़रूरत पड़ती है, तो मैंने नीचे एक फ़ोटो दिया है। वो जो है वो कैरी करने का एक पाउच होता है जिसमें आप अपनी रीयूजेबल कटलरी लेके जा सकते हैं। तो ये है यहाँ पे। ये ऑनलाइन भी मिलता है, आप उसको ऑर्डर कर सकते हैं। आप कहीं भी जाते हैं तो आप जो प्लास्टिक कटलरी है उसको मना करिए यूज़ करने के लिए, आप ये यूज़ कर सकते हैं। और फिर एक पानी का थर्मस हमेशा अपने साथ रखिए। प्लास्टिक की बॉटल आप एकदम मना करिए, कहीं से भी अगर आप रिफिल करते हैं पानी, वो बहुत ज़्यादा बेटर होता है रादर देन आप पानी की बॉटल यूज़ करते हैं तो। फिर हम चलते हैं रीयूज़ कैसे करना है प्लास्टिक को। आप किसी भी तरह के जो प्लास्टिक कंटेनर्स हैं, उसमें आप पेड़-पौधे लगा सकते हैं, प्लास्टिक की शीट्स का आप फिर से यूज़ कर सकते हैं किसी भी चीज़ को ढकने के लिए, कुछ भी अलग-अलग चीज़ों के लिए। फिर बहुत सारे डेकोरेटिव आइटम्स भी बना सकते हैं आप उससे, उसका मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, आप लोग अगर जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर उसके बाद जो है आप कुछ भी चीज़ अगर प्लास्टिक का खरीदते हैं, तो सिंगल यूज़ के इंटेंशन से मत खरीदिए कि एक बार बस ये पॉलीथिन का बैग है, हमने लिया और इसको बस यूज़ करके हमने नाली में फेंक दिया या डस्टबिन में फेंक दिया। ये नहीं करना है। अगर आपने बाय चांस आपको कभी ऐसे इमरजेंसी हुई कि अभी मेरे पास कोई कैरी बैग नहीं है, तो मुझे प्लास्टिक का बैग लेना पड़ा, लेकिन आप उसको रीयूज़ करिए। ऐसा नहीं कि एक बार यूज़ करके आप फेंक दीजिए। उसका एकदम कार्बन फुटप्रिंट को अच्छी तरह से आप यूज़ करके उसको फेंकना चाहिए। फिर आप रिसाइकिल करेंगे, तो रिसाइक्लिंग में क्या है कि हाउस होल्ड लेवल पे रिसाइक्लिंग करना थोड़ा-सा मुश्किल है, क्योंकि जो रिसाइक्लिंग के जो मशीन्स आते हैं, वो बहुत महँगे आते हैं, 10-12 लाख से शुरू होते हैं, जो कि माइक्रो एंड स्मॉल एमएसएमई जो होते हैं, उनके लिए। तो वो लोग भी 10-12 लाख के मशीन से शुरू होता है रिसाइक्लिंग के लिए। तो मैं कहूँगी कि आप अपने लोकल कबाड़ी वाला या फिर ऑथराइज्ड लाइसेंस्ड स्क्रैप डीलर्स जो हैं, उनको आप कॉन्टैक्ट करें, वहाँ पे आप दे सकते हैं, या फिर हमारे जो रैग पिकर्स हैं, अम, जो बॉटल वगैरह और गत्ते वगैरह लेके आप जो कबाड़ी वाले के पास बेचते हैं, तो उनको भी आप अगर देंगे, तो वो भी सही ठिकाने पे पहुँचा देते हैं। तो अभी जो है प्लास्टिक रिसाइक्लिंग के लिए हमें जानना ज़रूरी है कि हम अपने प्लास्टिक को आइडेंटिफ़ाई करें। तो सबसे पहली बात कि
जैसे भी आप किसी भी प्रोडक्ट के पीछे कहीं पे भी देखेंगे तो इस तरह के सेफ्टी कोड्स होते हैं। ये किस तरह के प्लास्टिक हैं, इस तरह का होता है 1, 2, 3 से लेके 7 तक होता है। जैसे 1 में पेट बॉटल्स होते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल्स, मिनरल वाटर, फ्रूट जूस, कंटेनर, कुकिंग ऑयल। फिर एचडीपी जो होता है नंबर 2, मिल्क जग, क्लीनिंग एजेंट, लॉन्ड्री डिटर्जेंट, शैम्पू बॉटल्स इस तरह के होते हैं। पीवीसी जो है उसमें फूड फॉइल्स जो है फ्रूट प्लास्टिक पैकेजिंग जो होती है उसके लिए है। और एलडीपी जो होती है क्रश बॉटल, शॉपिंग बैग, जो बस्ते आते हैं स्टोर करने के लिए सामान वो है। पीपी जो है फर्नीचर आइटम होते हैं, ये थोड़े से ज़्यादा स्टडी होते हैं, मजबूत होते हैं, तो इसके लिए इससे फर्नीचर बनता है, हमारे जो चेयर्स वगैरह हैं। और पीएस पॉलीस्टाइरीन, इससे खिलौने और हार्ड पैकिंग, फ्रिज के ट्रेज जो हैं वो बनते हैं, कॉस्मेटिक बैग्स बनते हैं, सीडी केसेस, ज्वेलरी, वेंडिंग कप्स। और 7 नंबर का जो है वो है कि पॉलीकार्बोनेट फाइबर, नायलॉन, फाइबर ग्लास इस सब का इस्तेमाल होता है इस तरह के प्लास्टिक में। तो नीचे दिखाया गया है कि कौन-सा कितना सेफ है। तो 2, 4, 5 मतलब जो कि हमारा क्लीनिंग एजेंट, डिटर्जेंट का जो शैम्पू बॉटल ये सब जो है वो और क्रश बॉटल, शॉपिंग बैग ये थोड़ा सेफ है। फिर 5 नंबर का जो है फर्नीचर वगैरह और खिलौने वगैरह कुछ ये सेफ है। और बाकी जो 1 और 7 है, वो रिलेटिवली ठीक-ठाक सेफ है लेकिन अ, थोड़ा-सा आप कॉशन के साथ यूज़ करिए, इसको कभी किसी गरम चीज़ के पास नहीं ले जाना, इसको जलाना नहीं है। और जो 3 और 6 नंबर का जो प्लास्टिक है, ये जो है ये बहुत ही डेंजरस टाइप का प्लास्टिक है, आप ये ज़रूर चेक करिए, कुछ भी आपके बच्चों को जो खिलौने वगैरह होते हैं, ये सब थोड़ा चेक करिए, इसको अवॉइड करना ही बेटर रहेगा। तो ये जो मैं दिखाना चाहूँगी, एक मेरे पास ट्यूब है, ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक नंबर 4 का लिखा हुआ है एलडीपीई करके। तो आप अगर किसी भी प्लास्टिक का कोई भी चीज़ है, पैकेजिंग है, आपको पता चल जाएगा यहाँ पे 4 करके एलडीपीई लिखा हुआ है। तो इस तरह के आप अगर देखते रहेंगे, कहीं पे आपको अगर आइडेंटिफ़ाई करना है किस तरह का प्लास्टिक है, तो आप ऐसे आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं। फिर बात आती है कि आप लोग कम्युनिटी लेवल पे क्या कर सकते हैं? मतलब एक घर की प्रॉब्लम तो नहीं है, आप एक एज़ अ हाउसहोल्ड आपका जो वेस्ट निकलता है, वो बहुत ही कम वेस्ट आता है, ज़्यादा वेस्ट आता ही नहीं है। देखा जाए तो ड्राई वेस्ट बहुत कम होता है। तो हमारे जो घर से वेस्ट निकलता है 2 तरह का निकलता है, एक वेट वेस्ट निकलता है और एक ड्राई वेस्ट निकलता है और ड्राई वेस्ट में मैक्सिमम चीज़ें जो होती है प्लास्टिक होती है और प्लास्टिक में यही जो कैरी बैग होता है, हमने कभी चिप्स खाया, कभी कुछ खाया तो उसका जो मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक्स होता है, तो ये सब जो है वो रिसाइकिल करना मुश्किल है, तो उससे क्या होता है कि जो कंपनी उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रही है, वही कंपनी बाद में उसको एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पांसिबिलिटी प्रोग्राम के तहत वो वापस लेने के लिए उनको कंप्लाई करना पड़ता है और वो उस प्लास्टिक को वापस लेके कैसे भी करके रिसाइकिल करेंगे। ये ईपीआर एक्ट के तहत ये काम होता है। लेकिन हम कम्युनिटी लेवल पे क्या करें? सबसे पहली बात है कि कम्युनिटी को अवेयर करना है कि आप जो कचरा है वो 2 बिन्स में डालें, एक ड्राई वेस्ट में रहेगा, एक वेट वेस्ट में रहेगा। ड्राई वेस्ट में वो होता है जो हमारा बायोडिग्रेड नहीं हो पाता है, जो मिट्टी में अ, नहीं डिकम्पोज़ हो सकता है, मिट्टी नहीं बन सकता है। तो ऐसा नॉन बायोडिग्रेडेबल जैसे प्लास्टिक वगैरह हैं, प्लास्टिक है, कागज़ है और कार्डबोर्ड्स हैं। और इस तरह के जो वेस्ट है वो ड्राई वेस्ट है और वेट वेस्ट क्या है जो हमारे किचन से निकलता है, वेजिटेबल, फ्रूट फूड वेस्ट रहता है, गार्डन से जो भी घास-फूस जो भी निकलता है उसको हम लोग वेट वेस्ट कहते हैं। तो वेट वेस्ट का क्या है कंपोस्ट बन सकता है बहुत ईज़िली वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाऊँगी। तो
वंस जो है कि हम लोग अगर अलग कर देंगे ये दोनों को, तो ये दोनों एक बिन में जो मिल के मिक्स करके लोग देते हैं, तो उससे बहुत ही टॉक्सिक गैस निकलती है, वो बहुत ही खराब होती है फॉर अ ह्यूमन बीइंग। और हमारे जो रैग पिकर्स हैं, जो वहाँ से प्लास्टिक निकाल-निकाल के कबाड़ी वाले के पास बेचते हैं, उनके लिए तो स्पेशली बहुत ही खराब होता है। तो एक चीज़ तो आप लोगों को फ़ॉलो करनी चाहिए कि चाहे आप रिसाइकिल करें ना करें, लेकिन दोनों वेस्ट को आप अलग-अलग रखेंगे और जैसे या तो प्लास्टिक वेस्ट को आप रिसाइकिल करें या फिर वेट वेस्ट का आप कंपोस्ट बनाएँ। दोनों में से एक चीज़ आपको करना पड़ेगा सो दैट प्लास्टिक रिसाइक्लिंग में ईज़ी हो। दोनों वेस्ट अगर मिक्स हो जाते हैं, तो बहुत मुश्किल होती है। तो सबसे पहला स्टेप है प्लास्टिक रिसाइक्लिंग के लिए कि हमें कम्युनिटी को अवेयर करना है कि किस तरह का प्लास्टिक उनको देना है। तो उनको इस इन सारे जो सेफ्टी कोड्स हैं वो उनको एक बार अवेयर करना है और हमें कम्युनिटी लेवल पे बिन्स प्लेस कर सकते हैं हम कि इस तरह का प्लास्टिक यहाँ पे इस बिन में डालना है सो दैट अलग-अलग बिन्स में हमारे अलग-अलग तरह का प्लास्टिक इकट्ठा हो जाए और वो भी सेफ्टी कोड के हिसाब से मिक्स ना हो क्योंकि उससे रिसाइक्लिंग नहीं हो सकती, उससे कुछ और ही बन जाएगा फिर। तो फिर स्टेप 3 है कि उसको अच्छे से वॉश करना चाहिए, उसको मतलब बिल्कुल डस्ट पार्टिकल्स नहीं लगने चाहिए, कोई भी फूड स्क्रैप, कुछ भी फूड वेस्ट वहाँ पे नहीं रहना चाहिए क्योंकि उससे रिसाइकिल नहीं हो सकता। फिर उसको एक और बार सेग्रीगेट करना चाहिए सेफ्टी कोड के हिसाब से। एक बार चेक कर लेना चाहिए, लोग तो डालेंगे बिन में किसी तरह से लेकिन आपको उसको सेग्रीगेट करना चाहिए। एक बार चेक कर लेना चाहिए और उसके बाद जो 5th प्रोसेस है वो ये है कि इधर आप अपने कोई लोकल स्क्रैप डीलर है, जो कि ऑथराइज़्ड है, लाइसेंस्ड है, उसको आप दे सकते हैं। या फिर आप अपनी जो सीमेंट फैक्ट्रीज़ है उस उनको दे सकते हैं, वो भी एकदम क्लीन प्लास्टिक जो बॉटल्स वगैरह हैं वो वही प्रेफ़र करते हैं। वो इसलिए क्योंकि उनके जो सीमेंट किल्न्स हैं, वो उसमें हम जो प्लास्टिक देते हैं वो उसको जला देते हैं और वो इतने हाई टेम्परेचर पे होता है कि उसके कोई भी केमिकल जो है लीक नहीं होता, उससे एयर पॉल्यूशन नहीं होता है, क्योंकि वो बहुत ही थाउज़ेंड्स ऑफ डिग्रीज़ में उनका किल्न गर्म रहता है। और तीसरा ये है कि आप बहुत सारे वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज़ हैं, नेप्रा, सीआईईसी, तो ये जो कंपनीज़ हैं, ये आपका कचरा लेके उनको यही सेम प्रोसेस होता है सीमेंट फैक्ट्री में जलाने वाला और एल्स अगर वो रिसाइक्लेबल है, तो उसको श्रेडर में बहुत ही छोटे-छोटे ग्रैन्युल्स में उसको श्रेड कर देते हैं और उसको प्लास्टिक प्रोड्यूसिंग कंपनीज़ में फिर से भेजा जाता है, जिससे कि वो रिसाइकिल होके नए प्रोडक्ट्स में बन के आते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उनके सेफ्टी कोड्स के हिसाब से उनको अलग करके वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज़ को या फिर स्क्रैप डीलर्स को देना। तो हमने तो देखा कि हम प्लास्टिक को कैसे रिसाइकिल कर सकते हैं। तो अब ये है कि हमें जो कंपोस्ट कैसे बनाना है, जैसे हमारा वेट वेस्ट है, Like, hello, good तो morning, good जो afternoon, good evening, good night. तो जो हमारा कंपोस्ट है, वो कैसे बनाना है?